नमस्ते। आज मैं बीए 4th सेमेस्टर समाजशास्त्र दहेज टॉपिक लेकर आई हूँ। इसे हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से दहेज के बारे में जानेंगे कि दहेज क्या है, इसका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और दहेज के कारण क्या है, मतलब दहेज क्यों लिए जाते हैं, ये सब हम आज के टॉपिक में समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, दहेज का अर्थ बताते हुए उनके प्रेरक तत्वों को विस्तार में बताइए। प्रेरक तत्व मतलब जो दहेज को प्रोत्साहित करता है, दहेज देने लेने के लिए, उसको प्रेरक तत्व बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। दहेज प्रथा का अर्थ है हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में से दहेज की समस्या एक भीषण समस्या है। सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहा जाता है जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। यानी जो विवाह के समय लड़की के माता पिता लड़के को देते हैं, उसी को दहेज कहा जाता है। आइए इस विषय में कुछ परिभाषा देख लेते हैं। फेयर चाइल्ड के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दिए जाते हैं। यानी दहेज वह संपत्ति है या धन है जो विवाह के पहले यानी तय होता है और लड़की के माता पिता देते हैं या अन्य संबंधी लोग भी सहयोग करते हैं। अब देखते हैं दहेज के कारण, यानी दहेज को दहेज प्रेरक तत्व, यानी जो दहेज देने के लिए या लेने के लिए प्रेरित करता है वो क्या है। पहला है जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र। जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र यानी एक सीमित क्षेत्र, जैसे हम अपनी ही जाति में विवाह करेंगे, जाति या उपजाति में इससे बाहर नहीं हो सकता हमारी कन्याओं का विवाह, तो एक कहीं ना कहीं दायरा बन जाता है कि हम इसी में से हमको ढूंढ के निकालना है। तो उसमें जो योग्य वर होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और उस योग्य वर को प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा धन देने को भी तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से दहेज को प्रेरित करता है। दूसरा है विवाह की अनिवार्यता। हमारे हिंदू धर्म में लड़कियों को विवाह करना अनिवार्य है। पुरुष नहीं करेंगे, एक बार चलेगा, लेकिन लड़कियों का विवाह अनिवार्य है, जिसकी वजह से भी दहेज को प्रेरित किया जाता है या प्रेरक होता है दहेज, कि इनको तो अपनी लड़की का विवाह करना है। अब वो अपनी कन्या का विवाह करने के लिए वर पक्ष द्वारा मांगे गए संपत्ति या धन को किसी तरह वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा है धन का महत्व। हमारे समाज में धन का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आजकल अगर आपके पास धन है, सारी सुविधाएं हैं, तब आप प्रतिष्ठित माने जाएंगे। अगर आपके पास धन नहीं है और सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं तो आप प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में धन को प्रथम स्थान दिया जा रहा है। धन से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का पहचान हो रही है, तो इसके भी एवज में लोग धन मांग रहे हैं। अगर लड़के वाले को भी हो रहा है कि अगर हमें दहेज अच्छा मिला तो लोगों को लगेगा अच्छे घर में शादी हो रही है, और लड़की वाले भी चाहेंगे कि हम ज़्यादा अच्छा धन या संपत्ति विवाह के दौरान दें, जिससे लोगों को हो कि इसने अपनी बेटी को या वर पक्ष को इतना नहीं इतना दिया। तो कहीं ना कहीं धन का महत्व हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये भी दहेज को प्रेरक करता है। नंबर 4, सामाजिक प्रथाएं। दहेज का प्रचलन हमारे समाज में बहुत पहले से है। सामाजिक प्रथाएं अब तो आप देखेंगे तो या तो सामान्य हो गया है या कन्या पक्ष ये समझ गया है कि अगर मैं जो तय करता हूँ वर पक्ष को दहेज के रूप में देने के लिए, वो देना अनिवार्य है और वो देते हैं। तो अब वो समस्याएं नहीं है जो पहले थी कि दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था, आत्महत्या कर लेती थी या उन्हें खुद जला दिया जाता था, ऐसा नहीं है। लेकिन एक सामाजिक प्रथा है कि जब लड़कियों का विवाह होता है तो उनको उपहार दिया जाता है, वर को उपहार दिया जाता है। लेकिन यही अगर वर मुंह खोल के मांगता है अपनी इच्छा अनुसार कि नहीं मुझे इतना नहीं इतना चाहिए, और कन्या पक्ष को अपनी क्षमता से ऊपर कहीं न कहीं से व्यवस्था करके देना होता है, तो दहेज का रूप धारण कर लेता है।
लेकिन सामाजिक प्रथा में ये नियम है कि कन्या विवाह हो रहा है तो जब हम कन्या किसी को दे रहे हैं तो उसको उपहार में कुछ भेंट दें। नंबर 5, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। आज हमारे समाज में आर्थिक प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख की ओर भाग रहे हैं, जो भौतिक सुख है उसके पीछे भाग रहे हैं। अब उस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए उन्हें धन प्राप्त करना है, धन प्राप्त करने के लिए वो किसी तरह धन प्राप्त करेंगे। एक तरह से कहीं ना कहीं अपने योग्य बच्चे का भी वो लोग एक तरह से धन प्राप्त करने के लिए मोल भाव करते हैं। ये था दहेज का अर्थ और दहेज को प्रेरक करने वाले कुछ प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज पर दहेज प्रथा के क्या कुप्रभाव पड़ते हैं, संक्षिप्त में बताइए। यानी जो भारतीय समाज है, जो दहेज दिया जाता है या लिया जाता है, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे। तो भारतीय समाज पर दहेज के अनेकों प्रभाव पड़ते हैं। हम कुछ प्रभाव को यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। पहला है बालिका वध, यहाँ गलत लिख गया, बालिका वध होगा। दहेज के डर से या न चुका अपनी आर्थिक स्थिति न सही होने की वजह से अगर लड़कियां होती हैं तो लोग उन्हें कुछ को तो पैदा होने से पहले ही मार देते हैं, कुछ को पैदा होने के बाद मार देते हैं कि ये कन्या है और इसके विवाह में हमें धन देना होगा, जो हमारी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है या हम नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी कन्या को मार देते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो राजस्थान में ये कुप्रथा के वजह से ये प्रचलन चला था राजस्थान में कि लड़कियां अगर पैदा हुई तो उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था। इसमें 2 रीज़न था कि हमें दहेज के लिए व्यवस्था करना होगा और लड़कियों के लिए हमें किसी और के दरवाजे पर जाके गिड़गिड़ाना या भीख मांगना होगा कि मेरी बेटी से शादी कर लो। दूसरा है पारिवारिक विघटन। कम दहेज देने पर कन्या का ससुराल में अनेक प्रकार से कष्ट दिया जाता है। जो कन्या होती है, अगर उसके माता पिता ने कम दहेज दे दिया या जो तय किया था उतना नहीं दे पाए तो उसको अनेक तरह से प्रताड़ित किया जाता है। कभी कभी तो प्रताड़ना बहुत ही भयंकर रूप ले लेता है और लड़की या तो खुद जल जाती है, फांसी लगा लेती है, जहर खा लेती है, या खुद ससुराल वाले उसके साथ ऐसा करते हैं। और कहीं ऐसा होता है कि परिवार में विघटन हो जाता है और पति पत्नी लड़ाई झगड़े से अलग हो जाते हैं दहेज के कारण। तीसरा, आत्महत्या या हत्या। जैसा कि मैं अभी इसमें बताई कि दहेज की वजह से आत्महत्या या हत्या, आत्महत्या मतलब लड़कियां या तो प्रताड़ना न सहने, इतना प्रताड़ित उन्हें किया जाता है कि अंत में ऊब कर उस प्रताड़ना से एक ही उन्हें समाधान दिखता है कि वो अपनी आत्महत्या यानी अपने आप को खुद से ही ख़त्म कर लें। अब चाहे वो आग लगा लें, चाहे फांसी लगा लें, चाहे जहर खा लें, या तो ससुराल वाले कर देते हैं, तो वही आत्महत्या या हत्या हो गया। नंबर 4, बहुपत्नी विवाह। दहेज में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है। लोग सोचते हैं कि 1, 2, 3 जितनी पत्नियां रहेंगी उतना ज़्यादा दहेज आएगा, तो दहेज के लालच में लोग 1, 2 या 3 पत्नियों का विवाह करते हैं। जैसे कि हमारे कानून में, हिंदू धर्म में दूसरा विवाह गैर कानूनी माना गया एक पत्नी के रहते हुए। तो ये पहले था और अभी भी जैसे जनजातियों के बीच में है जहाँ बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, वहाँ अभी भी ये है। नंबर 5, स्त्रियों की निम्न स्थिति। दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है। उनका जन्म अपशगुन माना जाता है। लड़कियों को चिंता का कारण भी माना जाता है, बीमारी भी माना जाता है, मानसिक बीमारी। जैसे घर में लड़कियां पैदा हो गई तो लोग पहले से ही कहने लगते हैं, उनके शिक्षा में भी बाधा करते हैं कि आप पढ़ लिख के क्या करोगे, दूसरे घर जाना, आपकी शादी विवाह में हमें इतना देना लेना है। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हाँ लड़की हुई है, तो शुरू से ही निराश हो जाते हैं और उनकी स्थिति निम्न हो जाती है परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रथा से छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं।
दहेज प्रथा यानी कैसे इससे छुटकारा पाया जाए या इसको कैसे समाज से ख़त्म किया जाए, इसके बारे में जानेंगे। आंसर है दहेज प्रथा से छुटकारा हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं। डॉक्टर अल्टेकर, ये जो सुझाव है वो डॉक्टर अल्टेकर के द्वारा दिया गया है कि क्या क्या करने से हम दहेज से बच सकते हैं। जैसे पहला है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा, अल्टेकर जी कुछ ऐसे सुझाव दे रहे हैं जिसकी वजह से हम दहेज को समाज से खत्म या कम कर सकते हैं। जैसे स्त्री शिक्षा, स्त्री का शिक्षा का अधिकार प्रसार किया जाए ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर स्वयं कमाने लगें, उनकी पुरुष पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो जाए तथा इसके परिणाम स्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी। यानी विवाह का मेन उद्देश्य होता है कि उसका लड़की का यानी कन्या का विवाह हो जाए ताकि उसकी देख रेख, उसका बाकी जो जीवन है किसी पे निर्भर होता है वो उसका वहन करे। तो उनका कहना है कि अगर लड़कियों को शिक्षा के लिए जागरूक किया जाए, उन्हें अधिकार दिया जाए, उन्हें समाज में प्रसार किया जाए कि कन्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए ताकि वो पढ़ लिख के अपने हाथ पैर पे खड़ी हो जाए अपने बल पे, ताकि वो आर्थिक किसी पे डिपेंड ना हो, आर्थिक किसी पर न रहे निर्भर, ताकि उन्हें कोई आवश्यकता भी ना हो, विवाह की इच्छा हो तो विवाह करें या न करें। इससे दहेज कम हो जाएगा। दूसरा, जीवन साथी को चुनने की स्वतंत्रता। जैसे हमारे हिंदू धर्म में अभी भी बहुत कम है कि लड़कियों को ये आज़ादी दी जाए कि वो अपने से जीवन साथी चुने, उन्हें विवाह किससे करना है नहीं करना ये निर्णय ले सकें। ये आज भी परिवार के सदस्य लेते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए लड़कियों को जीवन साथी चुनने में, जिससे दहेज प्रथा में भी समाप्त हो सकता है। लड़कियां जब अपने से, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि लड़कियां खुद जीवन साथी चुन के अपने योग्य और विवाह करें तो दहेज प्रथा समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह। अल्टेकर जी कह रहे हैं कि जो एक तो होता है कि सीमित दायरा होता है विवाह का, उसको ख़त्म किया जाए। कि जैसे मैं अभी बताई थी दहेज को प्रेरक करने वाले में कि एक विवाह का जो सीमित दायरा होता है कि हम अपनी जाति या उपजाति में विवाह कर सकते हैं, दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये दहेज को प्रेरक करता है। लेकिन अगर यही अंतर जाति विवाह कर दिया जाए कि हम किसी भी जाति में विवाह कन्या का कर सकते हैं या कन्या कर सकती है, तो हाँ दहेज का भी महत्व खत्म हो जाएगा। नंबर 4, दहेज विरोधी कानून। अल्टेकर जी का कहना है कि दहेज विरोधी कानून आना चाहिए जिस पे कठोरता से कड़ाई भी होनी चाहिए। दहेज की समाप्ति के लिए आवश्यक है तथा इसका उल्लंघन करने वाले को कड़ी सज़ा दी जाए। यानी जो दहेज चोरी छिपे ले रहा है या जबरियन ले रहा है, अगर इस पे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। दहेज अधिनियम आया हुआ था निरोध और 1961 में लागू किया गया था, लेकिन ये तभी कार्य कर सकता है जब दहेज देने वाला शिकायत करेगा, तभी वो अधिनियम लागू होता यानी कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज पर दहेज प्रथा के नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रथा से दहेज निरोधक अधिनियम 1961 क्या है। आंसर, यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ है। इसकी विशेषता इस प्रकार है। पहला, विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगा। यानी जो अधिनियम आया था 1961 में, उसमें था कि विवाह के दौरान कन्या पक्ष की तरफ से कोई भी कीमती संपत्ति या मूल्यवान यानी महंगी वस्तु दी जाती है तो दहेज कहलाएगा। दूसरा, विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा। अब यही एक और भी उसमें आ गया कि विवाह के अवसर पर भेंट या उपहार दिए गए हुए चीज़ को
दहेज नहीं माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये समस्या उत्पन्न करता है कि विवाह में दिए गए कौन सी चीज़ भेंट है, कौन सा उपहार है, कौन सा दहेज है, ये निर्णय कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तीसरा, दहेज लेने व देने वाले इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक की सज़ा, 5,000 तक का दंड दिया जाएगा। दहेज लेने व देने वाले व्यक्ति की मदद करने वाले यानी जो बिचौलिया होते हैं, जिनको हम अगुआ बोलते हैं, उनको 6 माह की सज़ा होगी और 5,000 का दंड दिया जाएगा। अब ये सब तभी होगा जब कोई शिकायत करेगा। नंबर 4, विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तु पर पत्नी का अधिकार होगा। दहेज संबंधी संशोधन कानून के अनुसार अपराधी को वर वधू या उसके अभिभावक से दहेज मांगने के अपराध में 6 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा और 10,000 या दहेज के मूल्य के बराबर राशि का जुर्माना किया जा सकता है। यानी विवाह के उपरांत जो भी वस्तु दी जाएगी, जैसे अभी ऊपर दिया हुआ था कि भेंट या उपहार जो दिया जाएगा उसे दहेज नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें जो दी जाएंगी, भेंट या उपहार, जो भी वस्तुएं, उसका अधिकार लड़की यानी कन्या को होगा, उसकी मालकिन लड़की या कन्या होगी। लेकिन अगर जबरियन या मांग कर रहा है वर पक्ष कन्या पक्ष से, तो उसे 6 से 2 वर्ष तक की सज़ा, 10,000 या दहेज में जितनी भी मूल्यवान मूल्य दिए गए हैं उसके बराबर उनको जुर्माना वहाँ भरना हो सकता है। अब यह अधिनियम दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। यानी जो 1961 था अब 1986 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में दहेज लेने वाले को 5 वर्ष के कारावास और 15,000 जुर्माना दंड का प्रावधान है। ऐसे अपराधियों की जमानत भी नहीं होती है। अभी जो था अधिनियम 1961 में, उसमें 6 से 2 वर्ष तक सज़ा था, 10,000 या दहेज में दी गई जो भी वस्तु संपत्ति थी उसके बराबर जुर्माना था। लेकिन यही अधिनियम संशोधित होकर 1986 हुआ, जिसमें 5 वर्ष का सज़ा, 15,000 जुर्माना, और इसमें अगर केस हो गया तो उसको जमानत भी नहीं मिलेगा। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम कहाँ पर लागू हुआ? आंसर है भारत में। दहेज निरोधक अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं। दहेज निरोधक अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया जाता है, किसके द्वारा संज्ञान लिया जाता है? आंसर है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तथा महानगर मजिस्ट्रेट, यानी दोनों के द्वारा इसका संज्ञान लिया जा सकता है। धन्यवाद।